बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और तेज़ धूप निकलने से पहले खेती किसानी की बहुत ऐसे कामों को निपटा देते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य पालकों को भी मिल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ। प्राकृतिक कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाएं, गुणवत्ता युक्त फसल पाएं। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। अब राज्य में कृषकों की तरह ही मत्स्य पालक भी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा मिलने वाले ऋण का लाभ ले पा रहे हैं। वैसे मत्स्य पालक जिसके पास तालाब, टंकी, खुले जल, निकाय या हैचरी है, या मछली पकड़ने संबंधी आवश्यक लाइसेंस है, या स्वयं सहायता समूह, संयुक्त या समूह या महिला समूह से जुड़े मत्स्य पालक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। प्राकृतिक कृषि यानी बिना रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के खेती करना, जैसे खेतों में प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों से निर्मित जैविक खादों का प्रयोग, साथ ही कीटनाशी इत्यादि के लिए नीम निर्मित दवाओं का प्रयोग खेती बाड़ी में किया जाता है। प्राकृतिक कृषि से एक तो मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, वहीं उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसलिए तो आज कृषि विशेषज्ञ प्राकृतिक कृषि अपनाने की सलाह देते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। झारखंड की जलवायु और मिट्टी के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहते हैं तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद है कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में जैसा कि सिंचाई जल की बहुत आवश्यकता होती है, यदि आप गेहूं की फसल लगाए हुए हैं और सिंचाई जल की कमी है, हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है कि दाना बनने के समय ही सिंचाई करें, जिससे उपलब्ध सिंचाई जल का सही इस्तेमाल होगा और उत्पादन सही मात्रा की गुणवत्ता युक्त होगी। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा का छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर रूपी रासायनिक दवाओं का फसलों पर छिड़काव हाथों द्वारा करने पर बहुत तरह की समस्याएं आती है और दवा एक समान फसल पर बिखरता भी नहीं। इस कार्य को इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता से करने पर दवा का एक समान छिड़काव पूरी फसल पर होता है और दवा बर्बाद भी नहीं होता और हाथों द्वारा छिड़काव से होने वाली परेशानियों से किसान का बचाव होता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। ध्यान रहे, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब नए रूप में हमारे सामने, इसलिए बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है, आम के मंजर में कीट और व्याधि की देखभाल कैसे करें। गर्मियों का मौसम आता ही है और आम का सीज़न भी आ जाता है। आम फलों का राजा है और बहुत हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो आम की खेती करते हैं। तो इसकी सफल खेती करने के लिए आम के मंजर में आते ही कीट और रोग की देखभाल करना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। आम के पेड़ में मंजर को देखकर किसानों को आम की अच्छी फसल होने की उम्मीद रहती है, लेकिन कीट और रोगों के कारण मंजर गिरने लगते हैं या फिर फल अच्छा नहीं होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आम की अच्छी पैदावार लेने के लिए बगीचे का प्रबंधन ज़रूरी है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि आम की फसल पर सबसे अधिक मधुआ कीट का खतरा रहता है। यह भूरे रंग का छोटा छोटा वयस्क एवं शिशु दोनों ही पेड़ों की पत्तियों, कोमल टहनियों एवं मंजरों का रस काफ़ी मात्रा में चूसते हैं। शिशु कीट एक प्रकार का श्राव निकालता है। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फूल झड़ने लगते हैं, हल्की हवा चलने पर फल गिर जाते हैं। इसके बचाव के लिए थायोमिथोक्जेम 1 ग्राम 3 लीटर पानी में या इमिडाक्लोरप्रिड 17.8 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद करें। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भी आम की मंजर आना शुरू हो गया है, उसमें कीट संबंधी परेशानियां शुरू हो गई है, तो हम किस तरीके से इन सभी चीज़ों से निजात पा सकते हैं? किसान भाइयों,
नमस्कार। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो आम का पौधा है, आम के पौधे में अभी मंजर आ गया है, कई जगह मंजर खिला हुआ है और बहुत किसान भाई देख करके बहुत खुश हैं अभी। लेकिन जब साल भर की मेहनत करते हैं और मंजर आता है, मंजर से फल बनता है, तो निश्चित तौर पर इसका जो मिठास है वो अपने जीवन में भी घुलता है। लेकिन अगर ये मिठास को घोले रखना है, आम का जो स्वाद लेना है, तो मंजर की देखभाल अच्छे से करनी है। जैसे विनीता ने बताया कि आम में अभी मंजर आ गया है और मंजर आया है तो इसमें बहुत सारा कीट की परेशानी होती है। ये कीटों से होता क्या है कि मंजर में से या तो रस चूसते हैं या फिर उसके ऊपर लगे रहते हैं, जिससे आपका मंजर है वो फल में जो फूल है वो फल में नहीं बदल करके पूरा झड़ जाता है। आप देखेंगे कि पूरा डंठल डंठल दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सा कीट आता है। पहला जो मुख्य कीट है वो मधुआ कीट है आपका, जो आम में अभी आया हुआ होगा। मंजर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी पहचान कैसे करनी है कि मधुआ कीट आपके आया हुआ है। अगर आप जहाँ से सूर्य का प्रकाश जिस साइड में पौधे पे गिर रहा है, अगर उस साइड में जाके देखते हैं, पत्तियों पे चमकीला कुछ दिखाई दे रहा है या पत्तियों पे मधु जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो आम का जो मंजर है उसके ऊपर मधुआ कीट का प्रकोप हो गया है। आप जो मंजर है उसको पास में जाके देखिए, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा कीट भागता हुआ दिखाई देगा, यही मधुआ कीट है। दूसरा कीट मिलीबग है, जो चिपटे गोल आकार का और पंखहीन तथा शरीर पर सफ़ेद दही के रंग का पाउडर चिपका रहता है। यह कीट मुलायम डालों और मंजरों वाले भाग में चिपके रहते हैं। इससे आक्रांत भाग सूख जाते हैं और मंजर झड़ जाते हैं। इससे बचाव के लिए मई जून में बगीचे की जुताई कर दें। इससे मिट्टी के अंदर छिपे कीट एवं अंडे धूप एवं पक्षियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। जो आपका मंजर है उसके ऊपर में जो सफ़ेद रंग का रुई जैसा कीट आपको दिखाई देगा। यह कीट मीलीबग और स्केल इंसेक्ट है, जो आपके मंजर के ऊपर चढ़ करके उसमें से रस चूस रहे हैं और इनके रस चूसते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पे काला काला करके पत्तियों पे एक जिसको सूटी मोल्ड बोलते हैं, ये बीमारी भी आ जाती है। तो यही 3 जो कीट है झारखंड में आम के ऊपर मुख्य रूप से लगते हैं। अगर हम इनके नियंत्रण की बात करते हैं इस समय में, तो किसान भाई पहले ध्यान दें कि आपको ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करना है। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें जो रासायनिक कीटनाशक हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस समय में जो मंजर अगर पूरा खिल गया है और कीट की समस्या है, तो शाम के समय में एक छिड़काव आप डाइमेथोएट, जो रोगर के नाम से मिलता है, और भी अन्य केमिकल नाम जो आपका ट्रेड नेम है उससे मिलता है, तो आपको 2 ml प्रति लीटर इसका छिड़काव करना है। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो आप साइपरमेथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं। 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको एक छिड़काव अभी करना है, जिससे आपका मधुआ कीट, थ्रिप्स की जो समस्या है, अगर थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा है तो आपको थायोमिथॉक्साम, जो एक तारा के नाम से मिलता है, 1 ग्राम दवा को 3 लीटर पानी में मिला करके आप ज़रूर इस समय में छिड़काव करें। अन्यथा आपका जो इसमें जो मंजर है उसमें सती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जोती गई जमीन में क्लोरपॉरीफॉस 150 मिलीलीटर, नीम की खल्ली 1 किलोग्राम प्रति पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में अच्छी तरह मिलाना चाहिए। आम का थ्रिप्स कीट बहुत ही छोटे आकार का होता है। यह कीट फलों की सतह को खुरचकर नुकसान करता है। इसके चलते प्रभावित फल पर भूरे रंग की सख्त सतह बन जाती है, जिससे फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अगर आपके बगीचों में मंजर के ऊपर मीलीबग लगा हुआ है तो किसान भाई इस समय में आप अगर हो सकता है तो प्रोफेनोफोस 1.5 ml से लेकर 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव, जिसमें स्टिकर और स्प्रेडर यानी कि जो मार्केट में मिलता है वो मिला करके एक छिड़काव तुरंत करें। ये आप अगर काफ़ी किसान आजकल अवेयरनेस आ रहा है कि ऑर्गेनिक खेती का, अगर ऑर्गेनिक खेती का जो कर रहे हैं तो वो इन रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करके आप नीम आधारित कीटनाशक है, नीम का तेल है, जैसे उसको 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी का एक छिड़काव अभी कर सकते हैं। और बहुत सारे जैविक कीटनाशक जैसे बिवेरिया वेसियाना है, मिटारजियम है,
इनको 2 ग्राम प्रति लीटर में किसी एक का इसका छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर रेगुलरली करते रहेंगे तो आप जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें भी कीट नियंत्रण आप आम में कर सकते हैं। जैविक विधि से कीट नियंत्रण की बात है तो नीम आधारित विधि अपना सकते हैं। इसके सही अनुपात और सही समय पर इस्तेमाल से आम के मंजर को कीटों से बचाया जा सकता है। आम के मंजर में कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं। अगर समय रहते उपचार नहीं किया गया तो फलों को नुकसान पहुंच सकता है। बीमारियों में मुख्य रूप से आपका जो मंजर झुलसा बीमारी है, जो एंथ्रेक्नोज बीमारी भी बोलते हैं, ये बीमारी अगर आपका तापमान दिन रात अगर तापमान में सडन गिरावट आती है, अगर बारिश हो जा रही है तो इसमें इस समय में जो आपका बिल्कुल पूरी संभावना है कि आपको मंजर झुलसा बीमारी आ जाएगी। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको कार्बेंडेजिम जो बेविस्टिन के नाम से मिलता है 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें, या एमिस्टर 1 ml प्रति लीटर पानी के जो एजोक्सिस्ट्रोबिन है एमिस्टर के नाम से मिलता है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें। ये अति आवश्यक है इसी समय में। जैसे जैसे हम देख रहे हैं तापमान बढ़ता जा रहा है, दिन रात के तापमान में बहुत फर्क आ रहा है, तो उस समय में आप में पाउडरी मिल्ड्यू करके एक बीमारी आएगी। इस बीमारी में मंजर के ऊपर में सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए आपको या तो सल्फेक्स जो सल्फर पाउडर होता है सल्फेक्स के नाम से मिलता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। इसमें ध्यान रखना है अगर तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है दिन का तो उस समय में आप सल्फेक्स का स्प्रे न करें। उस समय में आप हेक्साकोनाजोल जो नामक दवा है उसको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें। आवश्यकता हो तो इसको रिपीट कर सकते हैं 10 दिन के अंतराल पर। और कई बार देखते हैं कि अगर आपको फिर भी इसमें क्योंकि कई बार देखते हैं किसान भाई कि अगर उनको कीटनाशक नहीं मिल पा रहा है तो आप इसमें बाद में खाली पानी का स्प्रे स्टिकर मिलाकर भी करेंगे तो रोग का जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा आम के मंजर की देखभाल कैसे करना है, कीट रोग से बचाव कैसे करना है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है सब्जियों में समेकित उर्वरकों की उपयोगिता कैसे करें। सब्जियों की अच्छी खेती और अच्छी उपज के लिए उर्वरक और खाद का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको किस तरीके से करना है, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। मैं हूं मेहुल प्रसाद और आज हम आए हुए हैं कोडरमा जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। हमारा टॉपिक है सब्जियों में समेकित उर्वरक प्रबंधन। जैसा कि आपने पूछा समेकित उर्वरक प्रबंधन सब्जियों में कैसे प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सब्जियों की खेती प्राचीन काल से हम लोग करते आ रहे हैं। पहले हमारा फोकस रहता था कि सब्जियों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो उसके खाद्यान्न के लिए सब्जियों की आवश्यकता अधिक थी। किसान भाइयों ने मेहनत के द्वारा उसकी उत्पादकता को बढ़ाया और उसकी उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में किसान भाइयों ने क्या किया, रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ी। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भूल गए कि उत्पादकता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं, सब्जी खाने से भी हम लोगों को बहुत सारे केमिकल्स रेसिड्यूज़ होते हैं जो हमारे शरीर में हार्मोनल इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे देखा है कैंसर है या बहुत सारी बीमारियां, थायराइड है, बीपी है और बहुत सारी दैनिक बीमारियां हैं जो हमारी खान पान से आती हैं। हमारे घर में भी कहते हैं कि हमारा जो खान पान है वही हमारी बीमारी का जड़ रहता है। तो हमने देखा है कि रासायनिक खाद प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति धीमे धीमे कम होती जा रही थी। तो हमने क्या किया कि उसमें एक किसानों ने और वैज्ञानिकों ने उस पर एक शोध जारी किया। देखा कि हम लोग इस तरह से अगर एक समेकित उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी और हमारी उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बरकरार रहेंगी। उसके लिए जैसे हम रासायनिक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारी जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं, जो लाभदायक जीवाणु, वो मर जाता है। उससे हमारा जो है आने वाले समय में उत्पादकता कम हो जाती है। तो समेकित में हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसके साथ जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं और हरी खाद का प्रयोग करते हैं।
अब हमको क्या है, चारों खादों का प्रयोग करना है, उसकी संतुलित मात्रा को बनाना है, उसी को हम समेकित कहते हैं। यानी चारों चीज़ों को मिला करके बराबर मात्रा में किसको कब और कैसे दिया जाए, उसको हम समेकित प्रबंधन कहते हैं, उर्वरकों का समेकित प्रबंधन। ये हुआ हमारा समेकित प्रबंधन। तो समेकित उर्वरक प्रबंधन में हम जैविक खाद या जीवाणु खाद, बायो फर्टिलाइज़र, कंपोनेंट और हमारी रासायनिक खाद, हरी खाद सबको हम लगाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, तो रासायनिक खाद का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तुरंत देंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमें तुरंत मिल जाएगा। रासायनिक खाद डालते ही हमारी क्रॉप जल्दी बर्बाद होती है, उत्पादकता अधिक होती है, तो उससे लेकिन दीर्घ काल में देखा जाए तो उसके प्रभाव इतने नेगलेक्ट होते हैं, उतने खतरनाक होते हैं कि हम देखें हमारी ज़मीन की उत्पादकता कम हो रही है, धीमे धीमे वो क्षीण होती जा रही है। तो हम उसमें जैसे जैविक खाद की बात करते हैं। जैविक खाद में जैसे जीवाणु खाद होता है, राइजोबियम है और एजेटोबैक्टर है, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको हम मृदा में डालते हैं, तो वो मृदा की उसकी दशा को सुधारते हैं। और जो रसायन उसमें पड़ा हुआ है, जैसे हमने नाइट्रोजन डाला है, फास्फोरस डाला है, तो जैसे यूरिया जब डालते हैं तो नाइट्रोजन के रूप में, तो 20 से 30% यूरिया ही या नाइट्रोजन हमारी ज़मीन ले पाती है, और बाकी का जो उर्वरक है, रसायन है, वो हमारी मिट्टी में नीचे चला जाता है या वायुमंडल में चला जाता है, जो वायुमंडल को दूषित करता है या मिट्टी को अनुपजाऊ बनाता है। ऐसे में जब हम जीवाणु खाद डालते हैं तो वो उनकी दक्षता को बढ़ाता है और उसकी मिट्टी की दशा को सुधारता है और वायुमंडल को भी सुरक्षित रखता है। ये हो हमारा जीवाणु खाद। दूसरी बात करते हैं कार्बनिक खाद की। जैसे कार्बनिक खाद में हमारे बहुत विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जैसे गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, इकाइयाँ हैं, और उनसे निकलने वाला कचरा, उसको हम जो कार्बनिक खाद में प्रयोग कर लेते हैं और उसको हम अपने खेत में डालते हैं। उससे भी हमारी मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है और उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तीसरी खाद की बात कर रहे हैं हम, जैसे घटक की बात कर रहे थे, उसमें आता है हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, जैसे दलहनी फसलें, दलहनी फसलों को जब हम खेत में डालते हैं, उनकी में एक विभिन्न प्रकार की शक्ति होती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के अपनी जड़ों, जो हमारी पेड़ों की जड़ें होती हैं, उनकी गांठें होती हैं, उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करता है और वो हमारी ज़मीन को उत्पादकता को बढ़ाता है। इसलिए हम हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद हो गया, जीवाणु खाद हो गया, और एक आपका हमारा रसायन खाद, तीनों को हम बराबर मात्रा में प्रयोग करेंगे, जिससे समय समय पर प्रयोग करने से हमारी ज़मीन की भौतिक दशा सुधरेगी और वायुमंडल को हम सुरक्षित रख सकेंगे। और हमारा जो गुणवत्ता है सब्जी की, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आने वाले समय में हम लोग सब्जियां खाते हैं तो उसमें बहुत सारे रासायनिक होते हैं जो हमारी शरीर को बीमारियों के लिए ओर ले जाते हैं, तो हमारी उस गुणवत्ता को भी हम सुधार सकते हैं। इन सारी चीज़ों से, जैसा कि पौधे के विकास के लिए हम किसान भाई सब लोग जानते हैं कि 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो पोषक तत्व हमारा पौधा अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए ज़मीन से लेता है, पानी से लेता है और वायुमंडल से लेता है। जैसे जैसे हम लोगों ने खेती को करना सीखा, जैसे जैसे हम रसायन डालते गए, तो हमारा पौधा, रसायन में क्या होता है, जैसे हमने नाइट्रोजन डाला यूरिया के रूप में, तो हमें नाइट्रोजन ही मिलेगा यूरिया में, तो दूसरे हमारे पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं। तो हमारा पौधा ज़मीन से सारे पोषक तत्वों को खींचना शुरू कर देता है और एक दिन हमारा ज़मीन बंजर की तरफ हो जाता है। इसीलिए हमको इस तरह के पोषक तत्व न डाल के सबको मिला करके डालना है, ताकि हमारी ज़मीन भी स्वस्थ रहे, हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहे और हमारे जो आने वाला उत्पादन है वो भी गुणवत्ता युक्त हो, ताकि हमारे किसान भाई या हमारा जो लोग खाने हैं तो वो आने वाले समय में स्वस्थ रहें। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको 2 जानकारियाँ दी। आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का। कोरोना काल के समय में आप भीड़ में जाने से बचें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।